Hello everyone and welcome to my channel, and today I will explain the important theory of this Aristotle. And so there are some theories. मैं आपको बता देती हूँ आज हम लोग क्या पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उसका. जैसे थ्योरी ऑफ द स्टेट पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, थ्योरी ऑफ द सिटीजनशिप, क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, थ्योरी ऑफ स्लेवरी, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द एरिस्टोटल. तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं सारे जितने भी मैंने आपको थ्योरी बताए सारे एक्सप्लेन करूँगी. और मैंने इस पे प्लेटो का भी बना दिया है. प्लेटो की जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो भी मैंने सब बना दी है, तो प्लीज़ चेक आउट दैट ऑल्सो वीडियो. बहुत हेल्पफुल है वो वीडियो अगर आपको देखना है तो. सो लेट्स स्टार्ट. थ्योरीज पढ़ने से पहले हम लोग कंपैरिजन बिटवीन द प्लेटो एंड एरिस्टोटल पढ़ना हम लोग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि किसी के बारे में पढ़ने से पहले उनकी थ्योरीज के पहले हमें मालूम हो जाए कि उनका अप्रोच क्या होता है किसी को लेके. जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल एक फिलोसफर हैं, ग्रेट फिलोसफर हैं, तो इन दोनों में आपको मालूम है अंतर क्या होता है. ठीक है, तो अगर आपने प्लेटो के बारे में थ्योरीज आप चेक करना चाहें तो आप वीडियो मैंने बना दी है सारी थ्योरीज को लेकर इंपॉर्टेंट, तो आप देख सकते हैं. तो प्लेटो जो था यूपिनियन था, whereas the Aristotle is practical. यूपिनियन मतलब होता है बहुत आइडियलिस्टिक होना, और जो एरिस्टोटल था बहुत प्रैक्टिकल टाइप का था आदमी. तो प्लेटो जो था वो बिलीव करता था परफेक्शन, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए मतलब उसके हिसाब से. वहीं पर एरिस्टोटल बिलीव करता था मॉडरेशन, मतलब कह सकते हैं मिडिल पाथ. प्लेटो इज रेडिकल एंड एरिस्टोटल इज कंजर्वेटिव. प्लेटो इज एक्सट्रीमिस्ट, एरिस्टोटल बिलीव इन द गोल्डन मीन्स. सो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरी. तो एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ द स्टेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ध्यान से आप लोग समझिएगा. लेट्स स्टार्ट. According to Aristotle, God has not made man self-sufficient. एरिस्टोटल के हिसाब से भगवान ने इंसान को सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाया था. इंसान जो है अपने सारे बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर सकता खुद से, तो उसने मैन ने फैमिली बनाया. फैमिली भी कुछ नीड्स पूरी कर सकती है पर सारी नीड्स नहीं पूरी कर सकती, इसीलिए मैन ने विलेज बनाया. ठीक है, फैमिलीज ने मिलकर विलेज बना दिया. विलेज भी कुछ नीड्स पूरी कर सकते हैं, सारी नहीं, तो फिर मैन ने स्टेट बना दिया. ग्रुप ऑफ दी जब विलेज ज्वाइन हुआ तो स्टेट बन गया. ओनली केवल स्टेट ही ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सारे रिक्वायरमेंट्स इंसानों के फुलफिल कर सकता है, इसीलिए स्टेट को बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, ऐसा एरिस्टोटल का कहना था. मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इसको आप एक्सप्लेन भी करूँगी नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से. ठीक है, तो स्टेट कम इन द एग्जिस्टेंस फॉर द सीक ऑफ लाइफ एंड द स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन. मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट को हाईएस्ट एसोसिएशन कहते हैं क्योंकि सारी नीड्स हम लोग की फुलफिल कर सकता है. एंड जो एरिस्टोटल का ये भी लाइन बहुत पॉपुलर है कि जो इंसान स्टेट के बिना रह सकता है वो या तो एक बीस्ट होगा या तो गॉड होगा, पर वो इंसान नहीं हो सकता. ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से आपको इंग्लिश में बोल बताती हूँ. द मैन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज इधर द बीस्ट और गॉड, बट ही कांट बी अ मैन. बहुत फेमस लाइन है एरिस्टोटल की. The authority of the state man is different from the authority of master. The state is a union of family and the village. So, man is by nature a political animal. तो इस स्टेटमेंट में क्या बताना चाहता है एरिस्टोटल? एरिस्टोटल बोलना चाहता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट बताना चाहता है इंसान के लिए. क्यों स्टेट इम्पॉर्टेंट है, क्यों स्टेट में रहना चाहिए मैन को. तो इन द अबव स्टेटमेंट एरिस्टोटल सो द लिमिटेशन ऑफ सोफिस्ट. ठीक है, लिमिटेशन सोफिस्ट का बताता है कि क्योंकि सोफिस्ट जो थे उन्होंने ज़्यादा फोकस इंडिविजुअल पे दिया था, स्टेट पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया था. वही जो एरिस्टोटल था उसने ज़्यादा फोकस स्टेट पे दिया था. फॉर सोफिस्ट स्टेट इज आर्टिफिशियल. सोफिस्ट के हिसाब से स्टेट एक आर्टिफिशियल था, अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्या समझ रहे हैं आप लोग? मतलब लोगों की नीड्स पूरी करने के लिए लोग मिले, लोगों ने बनाया क्योंकि उनको पूरी करना था, पर मैन सेल्फ सफिशिएंट है ऐसा सोफिस्ट कहना था. पर जस्ट अपोजिट एरिस्टोटल सोचता है. तो देखिए आप कंपैरिजन करते हुए थोड़ा चलिए कि ठीक है ये फिलोसफर किंग क्या सोचते थे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था. ठीक है, प्लेटो ऐसा सोचते थे तो उसके जस्ट अपोज सोचते थे, तो आप कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, आप सब कुछ रिलेट करते चले जाएंगे. Next point, Aristotle belonged to traditional of the sacreds. According to sacred traditional, state is natural and prior to man. अब स्टेट थ्योरी ऑफ द स्टेट पे प्लेटो का क्रिटिसिज्म भी था, जैसे कि एरिस्टोटल हैव चैलेंज द प्लेटो थ्योरी ऑफ स्टेट, क्योंकि प्लेटो जो थे
वो कहते थे कि स्टेट एज अ बिग फैमिली, ठीक है, और फिलोसफर किंग एज अ हेड ऑफ फैमिली। अब देखिए, आप अगर हो सके तो आप पहले प्लेटो का भी देख लीजिए। तो क्योंकि आप अगर प्लेटो में एक बार देख लेंगे, सारे थ्योरीज मैंने बना दिए वैसे ही थोड़ा लॉन्ग वीडियो में, सारे थ्योरीज मैंने कवर किया हुआ है। तो इससे फिलोसफर किंग हुआ, ये सब की वर्ड्स हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो फिलोसफर जो किंग है वो हेड ऑफ द फैमिली है। मतलब एग्जाम्पल तौर पे प्लेटो बोलते हैं कि ही एक्सपेक्ट और पीपल, कि सबसे एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे हेड हम अपने घर में अपने फादर की सारी बातें सुनते हैं, जो हेड होता है उसकी सारी बात सुनते हैं, उस तरह प्लेटो का भी कहना था कि फिलोसफर किंग है, उसकी बातें सब लोगों को सुनना चाहिए, जैसा वो बता रहा है वैसा ही लोगों को करना चाहिए। तो Plato demand the excessive sacrifice from the people. Plato focused so much on the unity and believed that the unity will come through uniformity. But according to Aristotle, state is not a family. State is a families of family. The authority of state में is different from the authority of father. मतलब यही है कि अब दोनों का कंट्रास्ट है। अब देखो कि बोल रहा है एरिस्टोटल के हिसाब से जो अथॉरिटी ऑफ स्टेटमेंट है वो अलग है अथॉरिटी ऑफ फादर्स है। स्टेट जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है एरिस्टोटल ने। स्टेट शुड सीक द यूनिटी थ्रू द यूनिफॉर्मिटी बट थ्रू द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। Organic character of a state. When the individual form a whole state, they share a joint activity and at the same time lose their separateness. तो देखो, जब इंडिविजुअल मिले और उन्होंने स्टेट बनाया तो एक जॉइंट एक्टिविटी थी, सब ने मिलकर स्टेट बनाया, तो उसी टाइम उन्होंने अपना एक इंडिविजुअलिटी जो है उसको खोया। अगेन इफ द पार्ट ऑफ द सेपरेटेड फ्रॉम द होल दे वुड बी यूजलेस। दिस इज द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो स्टूडेंट का ये भी बोलना था कि अगर मान लीजिए हमारी बॉडी है, हम किसी की बॉडी है, उसका कोई पार्ट चला जाता है तो वो बॉडी यूजलेस टाइप की हो जाती है, ठीक है। एरिस्टोटल हैज सेड द सिटी और द स्टेट हैज प्रायोरिटी ओवर द हाउस होल्ड और ओवर एन इंडिविजुअल। मतलब इस लाइन में एरिस्टोटल का साफ साफ कहना है कि स्टेट और सिटी ही प्रेयर है, मतलब प्योरिटी पे, और इंडिविजुअल है वो उसने फोकस उस पे नहीं किया है। फॉर द whole must be prior to the parts. Separate hand or the foot from the whole body, they will be no longer be foot or foot hand. मतलब अगर बॉडी से अगर हम लोग हैंड और फुट हटा दें तो वो कुछ नहीं, ना वो हैंड रहेंगे ना फुट रहेंगे, तो बॉडी में तभी वो वर्किंग कंडीशन में है। ऐसा एरिस्टोटल का एग्जाम्पल था। चलिए हम लोग नेक्स्ट अपनी थ्योरी पे आते हैं। ये बहुत मस्त थ्योरी है, ये भी एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। तो इसमें क्या होता है कि एरिस्टोटल का बिलीव रहता है कि जो मिडिल क्लास है वो बहुत पावरफुल रोल है उनका स्टेट में, ज़्यादा उन्होंने मिडिल क्लास पे फोकस किया एरिस्टोटल ने। According to Max K, one of the greatest value of the Aristotle theory of citizenship was the salvation of political society, lying in the torment of the ruler, that solitary middle class, which represents the happy means between wealth and poverty. ठीक है, तो ये भी बोलते हैं कि मतलब मिडिल क्लास को ज़्यादा फोकस दिया है और मिडिल क्लास से ऐसा पावर भी दिया है कि वो इंथोर भी कर सकते हैं, मतलब कि रूलर को उसकी राजगद्दी से भी हटा सकते हैं, इतनी पावर है। एरिस्टोटल डिनाइड सिटीजनशिप टू। अब देखो, अब सबको तो एरिस्टोटल दिया नहीं था सिटीजनशिप, उनके हिसाब से था कि भाई किसको नहीं मिलना चाहिए तो किसको नहीं मिलना चाहिए। इनका सुनिए, फॉरेनर्स को नहीं मिलना चाहिए, स्लेव्स को, वुमेन्स को एंड अनदर मैनुअल एंड मैनुअल वर्कर्स को नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए, ऐसा ओपिनियन क्यों था? क्योंकि उनके हिसाब से इन सब लोगों में मॉरल और इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस की कमी थी और वो सर्व नहीं कर सकते थे पॉपुलर असेंबली में एज अ मेंबर, ठीक है। एरिस्टोटल के हिसाब से सिटीजन एक ड्यूटी है, या कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें पार्टिसिपेट करना है अफेयर्स में, स्टेट के योगदान देना है, और एरिस्टोटल के हिसाब से ये लोग योगदान नहीं दे सकते थे, ऐसा एरिस्टोटल का सोचना था। अब वो अफेयर्स कौन से थे, जैसे कि लेजिस्लेटिव फंक्शन, लॉ मेकिंग का, और जुडिशियल फंक्शन, hence exclude those groups which are not capable for performing this group.
ठीक है। अब जैसे इन्होंने किसी किसी को एक्सक्लूड किया था, क्यों एक्सक्लूड किया था, ये मतलब माइंडसेट हम बता रहे हैं सबका, ठीक है, क्यों एक्सक्लूड किया था। तो वुमेन, फॉरनर्स, इन सबको, स्लेव्स, इन सबको एक्सक्लूड किया था, क्यों किया था। तो वुमेन्स का इसलिए किया था, उनको मानना था जो वुमेन्स होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, इन्फीरियर होती हैं मेन से, और उन्हें कह सकते हैं कि वुमेन्स को घर के चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा एरिस्टोटल का कहना था। ओल्ड पीपल क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशन ख़राब होती है और वो एक रिक्वायर्ड रोल नहीं प्ले कर सकते हैं। चिल्ड्रंस भी इमेच्योर है, उनमें तो अक्ल की कमी है, ठीक है। और स्लेव कह सकते हैं उनके पास रीज़न की कमी है, लैक ऑफ रीज़न, जो लॉ मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तो पार्ट नहीं ले सकते हैं। थस अब कौन ले सकता है, ये भी स्टूडेंट ने बताया है। तो थस ओनली नेचुरल ब्रॉन अडल्ट मीन पॉजिंग प्रॉपर्टी क्वालिफाइड टू अ सिटीजनशिप। अब देखिए इस पे भी इनका बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया है थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप पे। जैसे कि एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप क्या है, बहुत नैरो है, बहुत नैरो है, मतलब कितने लोगों को एक्सक्लूड कर दिया है, वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया है, फॉरेनर्स को कर दिया, स्लेव्स को कर दिया, मैनुअल वर्कर्स को कर दिया है, ठीक है। और अगर अभी का देखा जाए डेमोक्रेसी, अगर इस समय का प्रेजेंट टाइम से अगर कंपेयर किया जाए तो अभी तो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते ना सपोर्ट कर सकते हैं, अभी तो इनइक्वालिटी हो जाएगी अगर सपोर्ट कर देंगे तो। However, this theory of citizenship was practically followed in all Western countries. हाँ, ये ज़्यादातर ये प्रैक्टिकली फॉलो होता था ये 19th सेंचुरी में, एस्ट्रोनॉमी की थ्योरीज थी, ये सब होती थी प्रैक्टिस। पर जब 20th सेंचुरी आई तो जो प्रॉपर्टी और क्वालिफिकेशन ये सब रिमूव कर दिया गया और जितनी वर्किंग क्लास है उनको वोट करने का अलाउ दे दिया गया, और साथ में वुमेन्स को भी अलाउ कर दिया गया, जो वर्किंग क्लास वुमेन्स है उनको भी अलाउ किया गया कि आप भी वोट दे सकती हैं। So this theory cannot be accepted and cannot be overlooked this substantive dimension of citizenship as given by Aristotle। तो कह सकते हैं कि ये मतलब एक्सेप्टेड नहीं है, बहुत नैरो माइंडेड है और एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं इसे, डायमेंशन बहुत कम है इसकी। Aristotle is a source of inspiration for many contemporary scholars like Anna Arendt, who also talk about the active citizenship। चलिए अब नए हम लोग आते हैं अब अगले अपने थ्योरीज पे, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्लेवरी। ये भी अच्छा थ्योरी है, पढ़ते हैं। एरिस्टोटल ने बताया था कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द स्लेव इज लिविंग पोजीशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ हिज मास्टर, ठीक है। वो कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है अपने मास्टर की, and thought he had not sufficient he has sufficient power to understand and follow the reason, he has no reasoning power। अब देखिए इसने ये बोलना चाहता है एरिस्टोटल कि जो स्लेव्स है उनके पास रीज़न की कमी है, उनको सोचने की पावर नहीं सफिशिएंट, तो उन्हें मास्टर की ज़रूरत है, समझे। अब एरिस्टोटल का व्यू क्या था स्लेवरी के ऊपर, तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ जल्दी। जैसे एरिस्टोटल स्लेवरी जो है नेचुरल और यूजफुल होता है। एरिस्टोटल वॉज इन प्रैक्टिस slavery was in practice in ancient Greece। slavery practice, हाँ ये तो हम सब जानते हैं कि ग्रीस में और बहुत जगह पे slavery practice होती थी उस समय। एरिस्टोटल जस्टिफाई, अब कैसे जस्टिफाई करता है स्लेवरी को, अब एरिस्टोटल जस्टिफाई करता है नेचुरल स्लेव को, वो लीगल स्लेव को नहीं जस्टिफाई करता है। ये बहुत लोग कंफ्यूजन होती है, बहुत गलत करके आ जाते हैं कि कौन सारे स्लेव को, नहीं, एरिस्टोटल केवल नेचुरल स्लेव को जस्टिफाई करते हैं, लीगल स्लेव को नहीं। अब दोनों में अंतर क्या है लोग सोचेंगे, अब बताती हूँ। जो नेचुरल स्लेव होते हैं ना, वो कह सकते हैं कि उन्हें जब जन्म होता है नेचर ही से उनमें इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ कम होती है और फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो स्लेव बन जाते हैं। मतलब जो जिनकी माइंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो मास्टर बन गया, ठीक है, और जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो स्लेव बन गया। और लीगल स्लेव क्या होते हैं, जिससे वॉर हो गया दो कंट्रीज में, और कंट्रीज में वॉर हो गया तो एक जो कंट्री हारी उसमें जो प्रिजनर ऑफ वॉर हुए वो स्लेव कर दिए गए लॉ के हिसाब से, लीगल लॉ होते हैं। तो लीगल लॉ को एरिस्टोटल एक्सप्लेन नहीं करता, केवल नेचुरल लॉ को करता है, नेचुरल स्लेव को करता है। तो एरिस्टोटल के हिसाब से मास्टर के पास दो क्वालिटी होती है, रीजन और करेज। इवन करेज इज इम्पॉर्टेंट, करेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पर्सन में किसी भी आदमी में करेज की कमी हो जाएगी ना तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा कोई भी, और डिसीजन बहुत डर के लेगा, तो उसे गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, समझ रहे। ये एरिस्टोटल का कहना था
Hence those who lack of reason and courage, अब जिनके पास रीजन की कमी है और करेज की कमी है वो स्लेव है बाय नेचर ही। तो ऐसा एरिस्टोटल का कहना था। अब देखिए यूटिलिटी ऑफ स्लेवरी, अब मतलब किसके लिए यूजफुल है, कैसे यूजफुल है, ठीक है, तो इसमें ये एक्सप्लेन करेंगे। तो एरिस्टोटल कहता है कि स्लेवरी नॉट ओनली यूजफुल हुआ, मतलब केवल वो मास्टर के लिए यूजफुल नहीं है, वो स्लेव्स के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि जो स्लेव है वो मास्टर से उनकी वर्च्यू लेगा और वो बढ़ेगा, ठीक है। एरिस्टोटल stated that the master should be free from the material worries so they may be able to constrain and the useful for economic system since slave is physically strong। मतलब कि देखिए अब कहता है एरिस्टोटल कि वो इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बहुत कह सकते हैं यूजफुल है, क्योंकि इससे स्लेव होते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, तो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं तो ज़्यादा देर तक वर्क कर पाएंगे, तो इकोनॉमिक के लिए बहुत अच्छे हैं वो लोग। और गुड और स्लेव्स के लिए क्या अच्छा है कि स्लेव के लिए भी कह सकते हैं नेसेसिटी है मास्टर का होना, क्योंकि उनके पास रीज़न नहीं होता है, तो उन्हें कोई चाहिए कि उन्हें कोई गाइड करे कैसे क्या करना है, तो उन्हें इसलिए मास्टर चाहिए। इन द कंपनी ऑफ गुड मास्टर, अगर उन्हें अच्छे मास्टर कंपनी मिलेगी तो स्लेव्स में भी वर्च्यू आ सकता है। अगर कभी भी स्लेव में वर्च्यू आ गया और करेज आ गया तो मास्टर को उन्हें फ्री कर देना चाहिए, ठीक। अब इसका भी क्रिटिसिज्म है थ्योरी ऑफ स्लेवरी का, इसका तो होगा ही भाई, ये भी बहुत नैरो माइंडेड है। तो एरिस्टोटल का कहना था, मतलब क्योंकि एरिस्टोटल रॉन्गली एज्यूम उसने किया था कि कुछ लोग तो रूल करने के लिए ही पैदा हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वर्क्यूस होते हैं, और उनके कंट्री में जो अगर मॉडर्न लोग का देखें, मॉडर्न फिलोसफर का देखें, तो ये तो इनइक्वालिटी हो जाएगा। अगर इक्वालिटी की बात करें तो हम लोग मानते हैं कि जितने भी लोग जन्म लिए सब इक्वल हैं, सब फैसिलिटीज़ पे डिपेंड कर देता है, इक्विपमेंट और रूल ओवर अदर्स, मतलब ये समझ रहे हैं इक्वलिटी बेस पे है कि जितने भी नेचुरल ब्रॉन है, जितने ब्रॉन है सब इक्वल हैं। पर एरिस्टोटल ने गलत एज्यूम किया था, उसने बोला था नहीं, कुछ लोग तो रूल करने के लिए ही जन्मे होते हैं। इवन वी एक्सेप्ट एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट, अगर हम लोग मान भी लेते हैं एक बार कि ठीक है चलो कि दैट सुपीरियर शुड बी रूल ओवर द इंफीरियर, कि जो बड़ा है वो रूल करेगा इंफीरियर में। On the other hand, Aristotle presumed the existence of only two classes। अब देखिए अब ये भी है कि दूसरी तरफ केवल एरिस्टोटल प्रिज्यूम करते हैं दो ही क्लासेस हैं, केवल एक मास्टर एक स्लेव है, बाकी कोई है ही नहीं। अगर आप प्लेटो का पढ़े होंगे ना तो प्लेटो में होगा तीन क्लासेस हैं, कौन कौन पढ़ा है आपने, पढ़ा है तो कौन तीन क्लासेस है, एक तो सबसे पहले फिलोसफर हुआ और सोल्जर, वही सब क्या है, ये गार्जियन क्लासेस में आ जाते हैं, और जो तीसरा है वो प्रोड्यूसर क्लास, ठीक। तो Aristotle treated slavery as the heritage institution and asserted that some people are by the nature slave। His theory of the slavery is also contrary to the notion of the social justice। On the other hand, he considered the slavery essential to enable the master to devote themselves fully to the service of the society। But on the other hand, he does not acknowledge their importance or properly rewarded them for their service। मतलब देखिए अब एक तरफ तो ये भी कहता है कि जो स्लेवरी होते हैं वो मतलब मास्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या कह सकते हैं मास्टर भी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इकोनॉमिक के वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही फिजिकली स्ट्रांग होते हैं तो वर्क बहुत देर तक कर पाते हैं, और दूसरी तरफ वो कुछ रिवॉर्ड भी नहीं कर रहे हैं उनको, उनकी सर्विस दे रहे हैं तो कुछ उनको मिल भी नहीं रहा है। दिस इज अ क्लियर वॉलेशन ऑफ द नोशन ऑफ सोशल जस्टिस। अब चलिए अपने नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर पढ़ते हैं हम लोग, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। तो इस थ्योरी में क्या है कि एरिस्टोटल डज नॉट सपोर्ट द कॉमन ओनरशिप एंड द कॉमन ओनरशिप एंड कॉमन यूज। अकॉर्डिंग टू हिम एवरीवन प्रॉपर्टी इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब वो कॉमन ओनरशिप प्लेटो मानते थे, कॉमन ओनरशिप, ये नहीं प्राइवेट ओनरशिप भी ये मानते हैं प्लेटो जो एरिस्टोटल है। According to him, it is difficult business for the people to stay together. It is more difficult when the question of property involved। According to Aristotle, property is like simulate when it is a product of one labor. The property which is earned by the force or fraud is not like simulate।
ही इवन क्रिटिसाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी लैंडिंग। देखिए, इसमें ये भी बोलते हैं कि नहीं जरूर नहीं कॉमन ओनरशिप हो या कॉमन यूज हो कोई चीज़ सब लोग के लिए, नहीं, प्राइवेट भी होना चाहिए जो मोटिवेट भी करता है। ठीक है, हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। और वो बोलते हैं कि अगर किसी की जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी ली गई या फ्रॉड करके ली गई है तो वो गलत है। और क्रिटिसाइज भी करते हैं कि मनी लेंडिंग गलत है, और सपोर्ट करते हैं कि means he support the system on the principle of golden means। अब देखो एरिस्टोटल बोलते हैं कि अगर इंडिविजुअल ओनरशिप होता है, मतलब कॉमन ओनरशिप नहीं, इंडिविजुअल ओनरशिप होता है तो क्या क्या उसको फायदे हैं, तो बहुत तो बताते हैं कि ठीक है प्रोडक्टिविटी मोर होगी, क्योंकि एक टाइप का कह सकते हैं कि उन्हें मोटिवेट कर रहा है। ठीक है कि हम और अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो हमें और मोटिवेट कर रहा है कि और मनी मिलेगा और प्रॉपर्टी मिलेगी। इट इज़ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, हाँ, to the hard work. Men of property are men of reason, so good for stability, source of charity, generosity, चैरिटी ज़्यादा करेंगे उनके पास रहेगा तो। और अगर कॉमन यूज़ कर रहे हैं तो कॉमन यूज़ में क्या प्रॉब्लम तो क्या है, तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इविल ऑफ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी विच डेवलप द जेलिसी अगेंस्ट द रिच। अब कॉमन यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है जेलिसी की भावना आ जाए। ही सजेस्ट दैट द रिच पर्सन शुड कीप द मॉडरेट वेल्थ enough for the well-being of society. Man need to recognize the role played by the society in his well-being. Man is by nature a social animal. ये मैंने पॉइंट आपको समझाया था। He also pay back to the society, मतलब कॉमन यूज कर मतलब ये कहते हैं ना कि अगर हमने कुछ सोसाइटी से लिया है तो हमें उसे पे बैक भी करना है। ठीक है, हमने कुछ सोसाइटी के लिए करना है, क्योंकि स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है एरिस्टोटल ने अपने सारे उसमें। तो पे बैक का मतलब है कि हमें भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। चलिए अपने नेक्स्ट थ्योरी भी है हम लोग का एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस। अच्छा, मैं आपसे इससे पहले मैं बता दूंगा आपको कि जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैंने जैसे नोट्स बना की पॉइंट्स बना दिया है तो आप उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आपको पेपर टाइम रिवाइज करना होगा किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आप कर रहे हैं जैसे यूपीएससी पीसीएस, इन सब के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक फिर। थ्योरी ऑफ जस्टिस। The entire Greek political thought revolves around the important concept of justice। अगर आप प्लेटो को पढ़ेंगे ना तो प्लेटो की जितनी भी थ्योरीज है सारा सेंट्रल थीम जस्टिस ही है, मतलब पूरा घुमा फिरा के इधर उधर जाके बीच में जस्टिस के ही पास आएंगे वो लोग। तो एरिस्टोटल जस्टिस के दो टाइप एरिस्टोटल के हिसाब से, यूनिवर्सल जस्टिस एंड पर्टिकुलर जस्टिस। द फॉर्मर रिफर टू द ऑब्लिगेंस टू लॉ दैट वन शुड बी वर्क्यूअस as a particular justice concerned in the two type। अब particular justice दो तरह में डिवाइड कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस। कीवर्ड्स याद रखिएगा आप लोग, जैसे ये बहुत हेल्पफुल होता है कि आपको एक एक लाइन कम से कम पता होनी चाहिए इन सब में कि ठीक है इनमें दो डिवाइडेड है, दो डिवाइडेड में भी इसके सब पार्ट्स हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इन दोनों एक्सप्लेन करूँगी। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? इट इम्प्लाई दैट द स्टेट शुड डिवाइड द गुड एंड वेल्थ अमंग द सिटीजन अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट एंड मेरिट। मतलब द गुड एंड सर्विसेज, गुड एंड वेल्थ जितना भी है सारे सिटीजन्स में डिवाइड हो। रेमिडियल जस्टिस भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दो पार्ट्स कौन कौन सी हैं? डीलिंग विद वॉलंटरी ट्रांजेक्शन सिविल लॉ एंड डीलिंग विद इनवॉल्टरी ट्रांजेक्शन क्रिमिनल लॉ। और कुछ लोग कंफ्यूजन इससे हो रहा होगा बहुत चीज़ों में, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी ना तो आपको क्लियर होगा। जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डिजल्ट क्या है, मेरिट क्या है, तो मैं आगे टॉपिक यही एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट एंड मेरिट। तो रिजल्ट मतलब होता है कि अब वो वाला रिजल्ट में समझ लीजिएगा कि रेगिस्तानी समझ लें। रिजल्ट मतलब होता है कि जो डिजर्व करता है, पर्सन के पास टैलेंट है, जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए। मेरिट एक सोशल कॉन्सेप्ट है, इट इज़ द वैल्यू सोसाइटी गिव टू पर्टिकुलर वर्क, किसी वर्क के पर्टिकुलर वैल्यू दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, इट डिपेंड इन द सोसाइटी वेदर इट गिव द बेटर इंपॉर्टेंस टू द वर्क ऑफ द टीचर डोमेस्टिक सर्वेंट। किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है सोसाइटी, टीचर और डोमेस्टिक सर्वेंट्स इस पे। और एरिस्टोटल गिव द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट, उसमें भी बताता है कि रिवॉर्ड शुड बी गिवन इन अकॉर्डेंस विद द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क ऑफ द पर्सन, मतलब अवार्ड्स देना चाहिए क्योंकि मोटिवेट होता है। एरिस्टोटल does not believe in the absolute equality, he believe in the proportionate equality। एरिस्टोटल का ये भी देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी और proportionate equality क्या है। मतलब
एब्सोल्यूट इक्वालिटी मतलब हो रहा है कि सबको इक्वल मिले, वो भी जरूरी नहीं है, एरिस्टोटल ये भी नहीं कहता है। एरिस्टोटल का कहना है कि प्रोपोर्शनेट, जितना मतलब जितना वो डिजर्व करता है पर्सन में टैलेंट, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी मिले उसको, ठीक है। तो ये एरिस्टोटल का कहना था। चलिए फिर नेक्स्ट थ्योरी आपको मैं पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट थ्योरी जो है एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कांस्टेंट, गजब थ्योरी है, मतलब ये भी अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगता है ये थ्योरी। अब देखिए इस थ्योरी में क्या है कि एरिस्टोटल ट्रीट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड द स्टेट इंटरचेंजेबिलिटी। मतलब देखिए इसका भी आपको नीचे समझ में आएगा। एरिस्टोटल, अब देखिए एरिस्टोटल को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, ये याद हो ही गया होगा। क्या कहा जाता है, रिपीट करिए। देखिए जहाँ बैठे हैं आप लोग थोड़ा तेज से भी बोलिए, अगर रूम में बैठे हैं ये ना थोड़ा तेज से बोलिए। क्या कहते हैं, एरिस्टोटल इज अ known as father of constitutionalism. Aristotle analysis of citizenship indirectly related to the concept of um, constitution. Constitution is the only factor which is accurately account for the identity of a state. The state is a supreme association and a certain purpose. देखिए इसमें है कि थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत चीज, अब मैं आगे स्लाइड में आपको करूँगी तो आपको और क्लियर होते चला जाएगा। ये इजी पॉइंट्स थे इसलिए मैंने इसको रीड अप कर दिया। तो देखिए एरिस्टोटल भी एनालाइज करता है कॉन्स्टिट्यूशन को एक एथिक्स के बैकग्राउंड में। जैसे उसने कॉन्स्टिट्यूशन को दो पैरामीटर पे डिवाइड कर दिया, एक तो ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नेंस का, रूल करने का क्या ऑब्जेक्टिव, और कितने लोग रूल कर रहे हैं, दो क्लासिफिकेशन करा है, ठीक है। इन हिज क्लासिफिकेशन मोनार्ची और द रूल ऑफ फिलोसफर किंग इज द बेस्ट। देखिए ज़्यादातर आप नोटिस करेंगे जो पहले के फिलोसफर होते थे वो ज़्यादातर मोनार्ची को बेस्ट मानते थे। तो मोनार्ची एंड फिलोसफर किंग जो प्लेटो के थे वो बेस्ट थे, बट नॉट द बेस्ट प्रैक्टिकल वेबल। लाइक द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ मोनार्ची विल बी टायरेनी, कह सकते हैं डिक्टेटरशिप भी आ सकती है। टायरेनी वर्स्ट फॉर्म गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। जस्ट जैसे मोनार्ची बेस्ट फॉर्म मानते हैं उस तरह टायरेनी जस्ट वर्स्ट फॉर्म होता है। टायरेनी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, hence will not be stable, stable नहीं रहता है वो। Polity is the root of middle class and the interests of people. According to Aristotle, is the best practical form of government. It represents the golden means of oligarchy and democracy. मतलब कि golden means दोनों combined वे, oligarchy and democracy का combined हो। अब पॉलिटी इज रूल ऑफ मैनी बट नॉट टू मैनी, मतलब ठीक है कुछ लोग रूल कर रहे हैं बढ़िया, पर ये नहीं खूब सारे सब रूल ही करने आ गए, किस पे रूल करेंगे, अब ऐसा ना हो, ठीक है। डेमोक्रेसी एक्सट्रीम बिकॉज इट इज रूल ऑफ टू मैनी, दैट मीन्स रूल ऑफ इग्नोरेंस एंड पुअर। अब कह सकते हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, आप पहले भी देखेंगे फिलोसफर्स जो रहते हैं वो डेमोक्रेसी के ज़्यादातर अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि स्टेबल नहीं है और बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं, करप्शन ज़्यादा है, ऐसा मानना डेमोक्रेसी को लेके मानना रहता था। एरिस्टोटल का भी यही मानना था। डेमोक्रेसी सेकेंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब टायरेनी के बाद जो डेमोक्रेसी को सेकेंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते थे जो एरिस्टोटल थे। और डेमोक्रेसी विल बी रिप्लेस्ड बाय टायरेनी, ठीक है। Oligarchy is the rule of rich, but it will also be not be stable because the poor will conspiring against the rich. अब oligarchy जो है वो अगर आप ये वर्ड सब सर्च करेंगे तो पता चलेगा आपको कि जो रिच लोग होते थे, जो अमीर हैं, वो रूल करते थे, पर वो स्टेबल नहीं रहता है क्योंकि जो पुअर उनको नहीं अच्छा लगेगा, वो विरोध कर देंगे। Similarly, democracy the rich will conspiring against poor, ये हो गया। अब मतलब कि अब डेमोक्रेसी जस्ट अपोजिट, डेमोक्रेसी में जो होता है पुअर को ज़्यादा इन्फोसिस किया जाता है, पर जो रिच अगेंस्ट हो जाएंगे। मतलब एस्ट्रोटल का कि मिडिल पाथ को ढूंढना पड़ेगा, समझे। तो नेक्स्ट स्लाइड में एरिस्टोटल गिव द फॉलोइंग आर्गुमेंट टू सपोर्ट दैट द पॉलिटी इज बेस्ट, पॉलिटी को बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते थे कि जो रिच है उसको नहीं ट्रस्ट करना है पुअर पे, जो पुअर है उनको नहीं ट्रस्ट करना है रिच पे, दोनों को किस पे ट्रस्ट करना है, मिडिल क्लास पे। पुअर सफर फ्रॉम इग्नोरेंस, पुअर क्यों सफर करते हैं, इग्नोरेंस, उनको पता नहीं होता, रिच क्यों करते, इग्नोरेंस, एरोगेंस, रूटनेस, ठीक है। तो neither the poor nor the rich in the habit of obedience of the law. Middle class have the reason and moderate wealth. There have been many examples of great law giver like a Salon belong to middle class.
From Aristotle theory, we should take the inherent message that society have huge disparity exists in the net stable, will be prone of progressive and society where the more number of person are in the middle and stable. अब देखिए इनकी थ्योरी से आपको ये समझ लेना चाहिए कि पड़ती नहीं थी, मतलब पड़ती मतलब कि पुअर और रिच बहुत डिस्पैरिटी थी उन दोनों में, और मिडिल क्लास ज़्यादा थे और स्टेबल ज़्यादा थे, इसलिए उनका देखिए आप नोटिस करेंगे कि जितने भी फिलोसफर होते हैं उनका अगर आप लोग एक बार उनका देखेंगे सेंचुरी के, अगर वो लोग 15-14 जब भी किसी भी सेंचुरी के होंगे ना, अगर आप देखेंगे तो उस सोसाइटी में क्या था, उस सोसाइटी की सोच क्या थी, उसी तरह इन लोग फिलोसफर का भी उसी माइंडसेट में होता है। समझे आप लोग? तो चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब थ्योरी ऑफ क्रांति। तो एरिस्टोटल एक्सप्लेन इन दी ग्रेट डिटेल द थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और खूब डिटेल भी बताया कि आखिर क्यों होता है रेवोल्यूशन। तो एरिस्टोटल ने एक साइंटिफिक एनालिसिस किया, एक्सपर्ट ट्रीटमेंट किया, मतलब कह सकते हैं आइडियलिस्टिक नहीं किया, पढ़ उठ के बताया कि मतलब क्यों होता है। और उन्होंने बहुत ब्रॉड मीनिंग बताया रेवोल्यूशन के मामले में, बहुत सारे उनके नैरो भी थे लेकिन इससे ब्रॉड मीनिंग बताया टर्म रेवोल्यूशन को लेके। तो which mean of two things, it implied that any measure or minor change in the constitution such as change in the monarchy or oligarchy, मतलब कोई छोटा या बड़ा चेंज होता है ना जब कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो भी रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। इट इम्प्लाइड अ चेंज इन द रूलिंग गवर्नमेंट और दी कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कुछ रूलिंग गवर्नमेंट में कुछ चेंज होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज होता है, तो बहुत वो भी इम्पोर्टेंट रोल करता है कि रेवोल्यूशन हो सकता है, मतलब चेंजेस ही रेवोल्यूशन ला देते हैं, चाहे छोटा चेंजेस हो चाहे बड़ा चेंजेस हो, एरिस्टोटल का कहना था ये। और एरिस्टोटल का ये भी कहना था कि चाहे मतलब रेवोल्यूशन जो हो चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वो अफेक्ट करेगा ही इंस्टीट्यूशन को। In all form of government, there exists some general cause. Among these general causes, the commonest and cause in the feeling of inequality, which is linked in the feeling of injustice. अगर कहीं पर आ गया ना कि inequality हो रही, injustice हो रही है और ignorance हो रहा है, तो वहाँ पे भी revolution आता है। Thus, he is the sensitive about the psychological condition also. Feeling of inequality may be real or just imagined. अब देखिए एरिस्टोटल के हिसाब से और भी वजह है, केवल कुछ ही वजह तो होती नहीं, और भी वजह है जिसकी वजह से रेवोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि among the other cause of include universe passion for power and privilege, मतलब किसी को पावर और प्रिविलेज का इतना है कि लोग ने रिवॉल्ट कर दी उनके खिलाफ। केयरलेसनेस एंड करप्शन अगर रूलिंग क्लास में हो रहा है, रिवॉल्ट हो सकता है। ओवर इज द हाई हेडनेस ऑफ द रूलिंग क्लास, इनइक्वालिटी अगर इनकम और वेल्थ में हो रहा है, रिवॉल्ट हो सकता है। इफ स्टेट गिव द अनड्यू इम्पोर्टेंस टू सर्टेन इंडिविजुअल, अगर किसी इंडिविजुअल को स्टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है और उसी तरह दूसरे जो डिजर्व करते हैं वो इम्पोर्टेंस उनको नहीं दे रही उन इंडिविजुअल को, लोग रिवॉर्ड कर दिए। ठीक है, आजकल डेमोक्रेसी में भी यही होता है, कुछ भी नारे लगाने लगे तो वही मतलब रिवॉल्ट कर देते हैं। तो disproportionate increase in expect of the state, sudden influx of foreigners, rivalry between classes, classes के बीच में कुछ लड़ाई होने लगी, रिवॉल्ट कर देंगे। neglect of small changes by the ruling class, कुछ चेंजेस रूलिंग क्लास ने अगर करा रिवॉल्ट हो जाएगा, छोटा ही रिवॉल्ट लेकिन होगा। चेंज इनवेटिबल एंड द पीपल हैव लाइकिंग फॉर चेंज। अब देखिए कुछ अब मेथड्स भी हैं, मेथड्स टू प्रिवेंट रेवोल्यूशन, कैसे बच सकते हैं रेवोल्यूशन होने से। तो एरिस्टोटल इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट देयर द लेसर चांस ऑफ रेवोल्यूशन सजेस्ट द फॉलोइंग मेथड, तो कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ मेथड्स बताएं। ही स्ट्रांगली एडवाइज द रूलर दैट ही मस्ट बिलीव दैट दे कैन फूल some people all the time, all the people for some time and not all the people all time। अब देखिए बहुत अच्छा ही लाइन, मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद है कि आप लोग कुछ टाइम के लिए कुछ फूल को कुछ टाइम के लिए आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, कुछ टाइम के लिए, और सब लोगों को कुछ टाइम के लिए आप लोग बेवकूफ़ बना सकते, ये भी सकते हैं, पर सब लोगों को हर समय बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। इन दी अदर वर्ड अगर एक दूसरे वर्ड्स में देखें तो पीपल शुड नॉट बी टेकन for granted and the sooner or later they will be explored and suddenness they might take the ruler by surprise।
ठीक है। He had given some additional solution, कुछ additional solution और दिए उन्होंने। Cultivate the spirit of obedience to law, educate citizen about civic virtue, ठीक है, एजुकेशन पे भी उन्होंने फोकस किया। Inculcate patriotism, moderate exercise of power, ठीक है, पावर का एक्सरसाइज करने के लिए बोला उन्होंने। चलिए हम इस टॉपिक पे भी आ गए हैं आखिरकार, एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोटल। हमारा लग रहा है थोड़ा वीडियो बढ़ा जा रहा है। चलिए मैंने पर इतने ही में मान लीजिए कि इतना बड़ा नहीं गया है, मैंने हाफ एन आवर 35 मिनट के अंदर मानिए सारा एक्सप्लेन आपको कर दी। जितने इंपॉर्टेंट्स आपके टॉपिक है जो आपको रीडअप करने पड़ते हैं, नोट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत अच्छी नोट्स इसमें है। मतलब मुझे नहीं लग रहा आपको फिर नेट में सर्च करना चाहिए। इसमें आपको जो नोट्स था आप कॉपी में राइट डाउन कीजिए, वीडियो देखिए, 2-3 बार सुनिए, उसके बाद उसको याद कर लीजिए यार। अब इससे अच्छा मटेरियल आपको कहाँ मिल जाएगा कि आपको सब कुछ मिला हुआ है, बस आपको उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सबसे बेस्ट है तो आप लिख लीजिए कॉपी में, बेस्ट है वो। आप लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा वो, और फिर आप उसको याद कर लो। मुझे नहीं लग रहा है इससे ज़्यादा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम, या अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, या समथिंग और कर रहे हैं, या आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी पीसीएस और बहुत सारे, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, सच्ची बता रही हूँ। तो एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोटल क्या है? तो एरिस्टोटल है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं? एरिस्टोटल कहते हैं। कुछ लोग कंफ्यूजन, प्लेटो को नहीं, प्लेटो को नहीं कहते, एरिस्टोटल को कहते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जहाँ पे थोड़ा तेज बोलिए, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल को कहते हैं। We should not interpret the word science in the strict technical sense. It is not only the relative sense. Aristotle is more practical. अगर हम देखा जाए तो एरिस्टोटल ज़्यादा प्रैक्टिकल थे और प्लेटो जो थे बहुत आइडियलिस्टिक में रहते थे। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द प्लेटो थ्योरी ऑफ आइडिया एंड एरिस्टोटल, इसलिए दोनों के आइडियाज में भी बहुत डिफरेंस है थ्योरीज के। फॉर द प्लेटो आइडिया इज इंडिपेंडेंट ऑन द मटीरियल रियलिटी, आइडिया एज ऑल्सो एग्जिस्टेंस बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ सेंस। जैसे कि एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ द फॉर्म्स डज नॉट डिटरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैटर, ठीक है, and he also shown the idea inherited in matter, not independent of it. He was influenced by his father. वो सबसे ज़्यादा जानते हैं एरिस्टोटल, अगर पढ़ेंगे ना इनका तो इनका ये भी पता चलेगा कि एरिस्टोटल थे अपने फादर से बहुत इन्फ्लुएंस हुए, जो फिजिशियन थे इनके फादर। एरिस्टोटल हैज अप्लाइड द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड बिसाइड कंप्लेंटेशन, अपने थ्योरी से ये सब इन्होंने अप्लाई की थी टेक्निक्स। Hence, in the comparative term, if Plato is the father of political philosophy, अब प्लेटो को क्या, अब बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाती है, मतलब कुछ लोगों को लगता है, देखिए फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी किसको कहा जाता है? वो प्लेटो कहा जाता है। जहाँ पे थोड़ा तेज बोलिए, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, सुन ले दीजिए, सबको पढ़ रहे हैं आप लोग यार। फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी किसे कहते हैं? प्लेटो को। और एरिस्टोटल को क्या कहते हैं? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल को क्या कहते हैं? बोलिए, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो एरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट डिसिपल ऑफ प्लेटो एंड, और आपको मालूम है ना कि जो एरिस्टोटल के टीचर थे वो प्लेटो ही थे, लेकिन देखिए सोच में थोड़ा डिफरेंट है दोनों का। Thought he have also taken as the greatest critic of Plato, but actually he is not criticizing Plato but correcting Plato. बिल्कुल सही, ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि प्लेटो क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, वो करेक्ट करते हैं जहाँ प्लेटो का आइडियलिस्टिक ज़्यादा हो जाता है। Aristotle is considered as the father of constitutionalism and the rule of law. His ideas have influenced many countries around the world, including India. आपको मालूम होगा अगर आपने पॉलिटिक्स सब पढ़ रहे हैं तो रूल ऑफ लॉ इंडिया में भी है, तो बहुत इन्फ्लुएंस करा है। अगर आप उसकी थोड़ी सी पढ़ेंगे तो आपको पता भी चलेगा, ये सब आपने पढ़ा अभी तक, इतने मैंने पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पे हम लोग अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। मैंने आपको सारा जितने भी टॉपिक्स है, मैंने थ्योरी से मैंने कवर कर दिया है, और देखिए मैंने आई थिंक कंप्लीट कर दिए जितने भी मैंने एक्सप्लेन आपको कोशिश की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना तब भी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और मैंने आपको पहले बताया, मैंने प्लेटो पर भी बनाया है, सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, वो नोट्स। अगर आपको बेटर है कि आपने 1-2 बार एक काम करिए ना, आप लोग उसको पहले एक बार ऐसे वीडियोस देख लीजिए, देख के एक्सप्लेन जो मैं कर रही हूँ, उसके बाद आप इसको लिख के बस रिवाइज कीजिए, फिर वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है जैसे मैंने क्या बताया था ना, तो आप ऐसा कीजिए, ईयरफोन हेडफोन है यार आपके पास, लगाइए और मोबाइल ऑफ रख दीजिए, बस सुनते रहिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा वो चीज़। इसके नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पिन पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है, टू द पॉइंट है।
बहुत पेपर में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक and subscribe my channel, and if you have any problem in any topic please tell me on the comment box, और मैं पूरे ट्राई करूँगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। So thank you so much.